पाकिस्तानी मलाई कर अंदर चिकन 1 पीस। आ जाए सारे यार बैठ। दानी आप कर दो, जिसने आना वो आ जाएगा क्योंकि दानिया थिएटर हो गया, एक ऑडियंस आ गई, एक जगह है। तो काफ़ी दिन से मैं ये फील कर रही हूँ कि मेरे बहुत से हिस्से हैं जो मैं नहीं दिखा पाती क्योंकि इतना शोर गुल है इस घर में कि आपके कई हिस्से गुम जाते हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितने लोग आप में से जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते कि मैं एक राइटर हूँ और मुझे लिखना बहुत पसंद है अपनी थॉट्स को, जो कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ। तो कुछ ख़यालात हैं मेरे जहन में जो कि मैं कहीं लिख तो नहीं पाई, लेकिन अब वो मेरे जहन में ही हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि कहीं कोताही हो या मैं सही से कह ना पाऊँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये कुछ बातें हैं जो स्पेशली इस घर में रहने के बाद मैं बहुत सोचती हूँ और वो कहना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ सुनने के लिए आए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास कहने को कई बातें होती हैं पर सुनने को लोग नहीं होते। तो मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं। अब रुलाओगे क्या? अक्सर जब मैं इस घर में तन्हाई में बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या मैं वो सब बातें हूँ जो मैं खुद से कहती हूँ, या मैं वो सब बातें हूँ जो लोग मुझसे कहते हैं? क्या मैं वो सब सवाल हूँ जो मेरी ज़ात पर उठे हैं, या वो सब जवाब जो मेरे अंदर छुपे हैं? क्या मैं खुद ही से बेहतर हूँ या मैं उसी की पैकर हूँ? क्या मैं अपनी माँ के सारे ख्वाब हूँ या बचपन में अब्बा का बेलौस इंतज़ार हूँ? मेरे अंदर कई कहकशाएं हैं और उन कहकशाओं में कई ख्याल। क्या मैं उन ख्यालात पर मुबनी हूँ या वो ख्यालात मेरे वजूद पर मुबनी हैं? क्या मैं वो हूँ जो चौथे ग्रेड में टीचर ने मुझे कहा था, या अपने कमरे की पिछली शेल्फ पे पड़े वो सारे मेडल हूँ जो मैंने जीते हैं? मैं कौन हूँ? अपने अंदर की सारी आवाज़ें हूँ मैं, या अपने बाहर की सारी आवाज़ें हूँ? मैं वो हूँ जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, या मैं वो हूँ जो मैं लोगों को दिखना चाहती हूँ? कौन हूँ? मुझे लगता है कि अपनी माँ के सारे ख्वाब हूँ मैं, अपनी खाला का आलू में बिरयानी डालना हूँ मैं। बचपन में सहेली जैसे छुट्टियाँ करती थी, आज भी अपने बालों की वैसी ही छुट्टियाँ करती हूँ। तो शायद अपनी वो सहेली हूँ मैं वो सब हूँ जो मुझ में है। मैं वो सब इंसान, वो सब कहानियाँ हूँ जो मुझसे कही गई है, जो मुझसे कहीं ना कहीं मिली है। और आज मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं वो सब कहानियाँ सुनाने आई हूँ जो मेरे अंदर बसी हैं। बता दो, चले गए दादी। तुम्हारे अंदर छवि थी थोड़ी सी यासर रिजवी वाली। बहुत आला, बहुत आला। यासर रिजवी को बहुत प्यार करती हूँ मैं। बहुत आला। नाइस। गानिया और ना करना, गानिया भी ये सब करके। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही सोचा, लेकिन मैंने कहा ये तो सेफ है। बस कर जा दानिया। अगर चले तो मैं इसका फायदा ले नहीं यार, मैं इस घर में आने से पहले अभी भी मैं एक दास्तान गो हूँ, कहानी निगार हूँ। लेकिन ये घर, जो कि मुझे दिन ब दिन ये रियलाइज़ होता है कि ये घर ऐसा है कि आपके अंदर के आर्टिस्ट को मार देता है, क्योंकि इतने सवालात आपकी ज़ात पर उठते हैं कि आप खुद भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। तो ये बात अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो सब कहानियाँ हैं जो आपके अंदर हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले
कि मैं वो सब कहानियाँ सुना सकूं और वो सवाल जो मेरी ज़ात पर उठे हैं उनसे मुझे फ़र्क ना पड़े और मैं बस जो हूँ मैं वो दिखा सकूँ, अपना हर रंग दिखा सकूँ, क्योंकि इंसान का एक रंग नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि ओह जो तूने वो किया था ना, दिखा दिए ना कौन है, क्योंकि मेरा एक रंग आपको कैसे बता सकता है कि मैं कौन हूँ। जब मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो बस यही सीन है बॉस, पढ़ते रहिए। चिकन पेरी पेरी बाइट्स प्लस ग्रिल चिकन 1 पीस। बहुत आला दानिया ने बहुत अच्छे अल्फाज यहाँ पे बयान किए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जितने भी यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं, ऐसे तो मेरा मौजू कुछ और, उस टाइम माइंड में मेरा कुछ और चल रहा था, लेकिन अभी मैंने टॉपिक को चेंज कर दिया है। मैं चाहती हूँ जो दानिया की तरह अपने अंदर छुपा के बैठे हुए हैं कुछ अल्फाज, कुछ स्टोरी दर्द भरी या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान कुछ ना कुछ लेकर आया है, कुछ ना कुछ खो के आया है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का हर वो बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो आके ऐसी स्टोरी बताए जो हर किसी को नहीं पता। वो आज अपने दिल की बात बताए जो वो चाहता है कब से बताना, लेकिन उसके सुनने के लिए कोई भी नहीं है। तो वो यहाँ पे आए और इसके लिए मैं बुलाती हूँ सबसे पहले माहम, आप ही आ जाएं। खड़ी हो गई। सैफ आप आए, नहीं आए? आए ना वजीर, मेरे ख्याल से ज़ैनब या यासीन को पता है, वो दोनों एक दूसरे को सब बता चुके आओ, हैं, नहीं बता रहे। चले काशिफ भाई आपको मुझे सुनना है ज़ैनब यासीन को क्या बता रही है, यासीन ज़ैनब को क्या बता रहा उम्मी आप आओ, चलें। मेरी कहानी यहाँ पे सबको पता है। मैं बार हार आप आ जाओ। जीन्स पहनती हूँ। यार ये जो कहते हैं ना कि नहीं 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 मैं नहीं पानी की बोतल कैसे कर रहे हो यासीन? बहुत दिल की बातें यहाँ होंगी। बहुत इंसाफ का सारा आपने मेरे साथ, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत की फरमाइश है यासीन और ज़ैनब एक मिनट बता सर। रहे हैं, यहाँ बताएं सबको मालूम। खैर जीन्स पहनते हो? हाँ पहना करो, अच्छे लगते हैं। खैर तो कहानी जो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कहानी बताओ जो मैंने अभी तक नहीं बताई हो किसी को। खैर इस घर में शायद मैंने अभी तक किसी को कहानी नहीं बताई, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन के तौर पे मैं उस कहानी को लेता हूँ हमेशा। वो एक टर्निंग मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, जिसके बाद काफ़ी सिलसिले हुए, काफ़ी दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। तो मैं हमेशा से मस्खरा मजाकिया इस तरह का था और एक्टिंग वगैरह करता रहता था स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में। तो यूनिवर्सिटी में एक ऐसा मौका आया कि एक थिएटर कंपनी आई ऑडिशन लेने के लिए और मैंने उनको ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि 6 महीने का पूरा प्रोजेक्ट है, या तो आप ब्रेक ले लें यूनिवर्सिटी से या फिर आप ये प्रोजेक्ट कर लें। तो वो पहला डिसीजन था कि मैंने कहा कि मैं ब्रेक ले लूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बाद में भी हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा ना आए। तो वो लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया, उसके लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि 2 घंटे के प्ले में 5 मिनट का रोल था। तो मैंने कहा अब तो ले लिया है डिसीजन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। वो तो 2 भाइयों की कहानी थी ये। अमर वो शो देख भी चुके हैं। तो बोला ये दूसरा भाई था। हाँ नहीं, एक मूसा था एक ईसा था, वो दोनों बचपन में बिछड़ जाते हैं, उनकी कहानी थी। मूसा मेन कैरेक्टर था क्योंकि उसके अराउंड ही सब कहानी रिवॉल्व कर रही होती है। तो मेरा एक छोटा सा कैदी का कैरेक्टर था। जेल तो मैं यहाँ काट चुका हूँ, लेकिन उससे पहले भी एक जेल मैंने काटी थी कि जो वो कैदी वो होता है जो उसको नशों में लगा देता है या इन चीज़ों में लगा देता है। तो वो अलग एक कैरेक्टर था। तो मैं चूँकि वो रोल करके आया था और उस ज़माने उस दौरान पहले डिसाइड हो रहे थे कि ये 2 रोल तो हो चुके हैं, बाकी के रोल किसको मिलेंगे। तो एक और कुछ नुमाया रोल्स थे उसमें, तो उसके मैं जब ऑडिशन देने जा रहा था, मतलब हम लोगों की सिलेक्शन हो गई थी, उन्हीं के अंदर रिहर्सल्स के थ्रू ये डिसाइड हो रहा था। तो मैंने बोला यार मैं इसका देना चाहता हूँ, रिहर्सल इसका देना चाहता हूँ मैं ऑडिशन, ये करके ना। तो प्रोड्यूसर ने जो लीड कैरेक्टर था, जो आज मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, फराज नाम है उसको एक बात बोली जो उसने मुझे नहीं बोली थी। उसने मुझे तो बोला था हाँ तुम भी देना कोई मसला नहीं, यूँ करके। फिर बाद में हुआ कि किसी और को उन्होंने ले लिया उस रोल में और मुझे वो छोटा वाला रोल दे दिया। तो मैंने बोला मुझे क्यों नहीं दिया। तो फराज उस टाइम मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि यार वो कह रहा था कि ये कौन है, ये कहाँ से उठ के आया है, कौन है ये एक्टर है, पता है इसको क्या होती है एक्टिंग, यूँ करके इस तरह उसने बात बोली कि कल को उठ के आ जाता है कोई भी, अबे बड़े रोल के लिए अच्छा एक्टर चाहिए होता है। तो उसने इस तरह की कुछ बात बोली। तो उस दिन मुझे लगा, उस दिन बारिश भी हो रही थी, उस दिन मुझे वो फीलिंग आई कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मेरी हैसियत तब तक नहीं है जब तक शायद मैं 2 लोगों को जानता नहीं हूँ या शायद उन्होंने मुझे देखा ना उस तरह एक्ट करते हुए। तो मेरे अंदर वो सब कुछ भरा होता कि मेरे अंदर है यार वो सारी चीज़ें, तुम एक बार मौका तो दो। तो खैर बहरहाल उस दिन फराज दोस्त से मेरा भाई बन गया, उसने मुझे गले लगाया और वो उस गले में जो सारे मेरे आंसू निकले ना, उस दिन मैंने वो रोल भले खो दिया लेकिन एक भाई पा लिया। उसके बाद जब कहानी बदली, वो ये सीन है कि रिहर्सल हमारी 1 महीने की थी। उस दौरान उन 2 भाइयों पे ज़्यादा फोकस होता था क्योंकि उन्हीं की स्टोरी थी।
तो मेरी एक और दोस्त बनी थी, जो वो म्यूजिकल प्ले था, तो हमारे डांस परफॉर्मेंस वगैरह भी थी। तो वो मेरी दोस्त बनी थी, मैं उससे अक्सर कहता था, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, ये जानता भी है, मैंने बोला था इनके शो का एक दिन मैं लीड बनूंगा, ये खुद आएंगे और मुझे बोलेंगे मुझे मुस्लिम को कास्ट करना एज द लीड। अब कहानी कुछ इस तरह हुई कि हमारे 25 शोज कराची में थे, 25 लाहौर में, 25 इस्लामाबाद में। शुरू के 6 शोज बाद ऐसी तबीयत खराब हो गई फराज की कि वो शो को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और हम लोग शो करके ख़त्म हुए, उसकी ऐसी तबीयत खराब कि कल से वो नहीं आ सकता, गिर गया था वहाँ। उसी दिन रात को डायरेक्टर ने बोला मुस्लिम तुम मूसा हो, अब तुम वो प्ले करोगे कैरेक्टर जो लीड कैरेक्टर था। और जो मैं सोचा करता था कि एक दिन इनके किसी प्ले का मैं लीड बनूंगा, उसी शो में मैं लीड बन गया। कराची में पूरा स्पेल मैंने किया, लाहौर एंड इस्लामाबाद, आई वॉज द लीड। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि अगर आप गुमान रखो कि जो चीज़ आप कर सकते हो या पा सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है, क्योंकि आप मांग उससे रहे हो जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। उस दिन मेरी एक ऐसी स्टोरी बदली, तभी मेरा अकीदा होता है, मैं अकीदा हमेशा बात करता हूँ, मेरा गुमान में मतलब मेरा ना ये बिलीफ है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो हो गया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो तो सकता है। आप लोग अगर किसी शेल में हो कि यार क्या पता इसका ज़्यादा हो, इसका वोट कम हो, ये हो, क्या पता मैं निकल जाऊँ, तो ये कभी ना सोचो, हमेशा ये सोचो मैं मांग उससे रहा हूँ जो बोलता है जो मांगोगे दूंगा, तो खुल के मांगा कर, बस ये है। और अच्छी मोटिवेशन है। फिंगर बर्गर, ग्रिल बर्गर प्लस प्राइस प्लस हाँ। सॉर्ट आउट। अब मुस्लिम ने अपनी स्टोरी सुना दी है, तो यार लेकिन पहली चीज मैं बोलूंगी, जो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं, तो उनके पास है, जाहिर बात है। तो अब मैं चाहूंगी कि मलाइका आए और यहाँ पे अपनी कोई ऐसी स्टोरी है, कुछ भी आ जाए, चले, कुछ चार अशार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या किधर आ जाए। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को हमारी कहानी पता है, और कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते। तो हमारी बड़ी टिपिकल सी स्टोरी है और बहुत रेवोल्यूशनरी भी। तो डिस्कस करते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है कि लोग कहेंगे तो बागी है। तो खैर 9 बहन भाइयों में से एक थे दूसरे नंबर पे। तो बेसिकली को पेरेंट थे कि जब 2-2 साल के वक्फे से सारे बहन भाई हैं, तो हमने ही उनको संभाला, उनको पाला पोसा, उनका यूनिफॉर्म प्रेस करने से लेके उनका खाना बनाना, हर चीज़ हमने खुद की। तो उस सारे टाइमलाइन में ये जहन में आया भी नहीं कि खुद भी खेलना कूदना था, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। और फिर मेजॉरिटी ये भी जानती है कि जब हम 13 के हुए तो शादी हो गई 13-14 के। तो उसके बाद फिर अपने बच्चों में मसरूफ़ हुए और ऐसी मसरूफियत रही ज़िंदगी में कि अपना आप भूल गया। मतलब ये नहीं पता था कि मलाइका कौन है, क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना एजुकेशन थी, ना कोई डिग्री थी, ना कोई दौलत थी, कुछ भी नहीं था। खुद अपने बिहाफ पे थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जो मेरे पे डिपेंड कर रहे थे, हमारे बच्चे। तो इन सब में वो एक रात ऐसी आई जिसमें वो डिसीजन लेना इतना मुश्किल था, लेकिन बहुत क्लियर हो गया। हालात, हम बहुत कठिन किस्म के हालात से गुजरे हैं और उनको हैंडल करना आता है। और हमेशा ये था कि हमें अगर पड़ेगी ना तो हम खा लेंगे। बचपन से मार खा के बड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे बहन भाइयों गलती करते हैं तो बड़ों को पड़ती है। तो वो चिल था। बट जो हमें पता लगा, जब हानिया हमारी बेटी का नाम है, वो जब पैदा हुई तो ऐसे लगा कि भाई हमारे में ममता है ही नहीं। पर जब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, मोहब्बत इतनी बढ़ती गई कि पता लगा कि ये वो है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले अपने लिए तो नहीं कर सके या किसी और के लिए नहीं, लेकिन हानिया के लिए कुछ भी करेंगे। उस पर बात आई तो कर देंगे। तो जब उस पर बात आई तो फिर हमने स्टेप लिया और फिर हम बाहर की दुनिया में आए। और बाहर की दुनिया में भी ऑब्वियसली जब आप कमाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, और उसमें बंदा ज़्यादा भूल जाता है। घर में तो चलो होता है ना, थोड़ा याद रहता है अपना, बाहर की दुनिया में आपको वो भी नहीं याद रहता।
तो हमारे लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी है। हमारी कोई बैक स्टोरी नहीं है, हमारी कोई सक्सेस नहीं है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं। तो जो किताबें चोरी की हैं हमने, इंग्लिश किताबें चोरी कर करके पढ़ते रहे, शेक्सपियर को, डेविड कूपर को, मतलब ये चोरी करके पढ़ के, और कार्टून्स को ऐसे देखना कि वो इंग्लिश रट गई और स्पेनिश रट गई, कि इतनी तलब थी कि बस कुछ पढ़ा लिखा। और हमारी सोसाइटी में क्या था, पढ़ा लिखा वही होता था ना जो इंग्लिश बोलता था। हमने कहा चलो इंग्लिश बोलनी है, तो वो कार्टून्स इतनी रिपीट पे देखने हैं कि बार बार याद हो जाता था कि ये सेंटेंस ऐसे बोलना है, इंग्लिश बोलनी आ गई। और फिर जिन लोगों से बात करते थे इंग्लिश में करते थे, उनको लगता था तो बहुत पढ़ी लिखी है, हमारे पास डिग्री भी नहीं थी। तो खैर उसके बाद जब हमने अपना ऑडिशन दिया, बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारा ऑडिशन भी इंग्लिश में था, तो हमने कहीं से सीखी वीखी तो नहीं थी, वो तो खुद ही रट्टे मार मूर के जो भी है। और अब ये जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमें पता भी नहीं था क्या है कौन है वो, तो जब यहाँ लोग देखे, सारे एक्टर्स हैं, सारी एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं और इतने हसीन हैं, हमें तो इतनी देर तक ये लगता रहा कि हमारी शक्ल भी इस काबिल नहीं है कि कोई देखे। तो अब जाके थोड़ा अंदाजा हुआ, अच्छा अब इतने खूबसूरत चेहरों में उठते बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। एक एक का हुस्न इतना यूनिक है कि बंदा कहता है कि वाओ। और अपने आप को इन लोगों के दरमियान देख के बहुत हिचकिचाहट भी होती है कि यार ये यहाँ हम यहाँ, बट दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं और उनकी बेस पे कॉन्फिडेंस आता है। और अब यहाँ कुछ कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी, वो अब कर ही गए, आई थिंक चौथा हफ्ता है तो कर ही गए, तो ये हमारी स्टोरी होगी। जब हम निकलेंगे ना और कोई पूछेगा आपकी कहानी क्या है, तो हम कहेंगे हमने अभी बस एक ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट हो गए। तो वहाँ से हम मलाइका ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है, तो अब मैं चाहूंगी कि आप उम्मी आए और अपनी स्टोरी सुनाएं। मुझे नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको, यार ये नहीं वाला क्या होता है, ऑडियंस तो नहीं आती ना। नहीं, बहुत बोरिंग है। उससे पूछो ना जिसके पास है। आप दोनों के पास तो नहीं है। कमला को भेजो, कमला पूछो। अमर भाई आप आ जाएं यार। सही रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे माँ बाप ने। तो कोई भी अच्छी भी सुना सकते हैं, रोने धोने वाली थोड़ी सुनानी है। क्या बोलो जाके यार कोई खुशी का मोमेंट भी बता सकते हैं, अच्छा मोमेंट। नहीं, मैं किसी से जैसे आप कह रहे थे कि आप बारात एक टांग पे लेके गए, वैसी कोई स्टोरी सुना। यार अगर नहीं सुनानी तो कुछ आप मैं आपको सुना दे। इस गेम में, इस घर में रहने की थोड़ी एक दो मोटिवेशन दे देता हूँ और कुछ नहीं। सब बहुत इमोशनल भी होते हैं इंसान, सब बहुत बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। यहाँ हमने बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा, इमोशंस भी। बुरा तुमने उधर क्यों बोला? बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा। अच्छा मैं बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा, इमोशंस भी देखे, और बकौल सैफ के फेक भी देखे, सीरियस भी देखे, पता लग जाते हैं। तो ये घर अगर आप एक पॉजिटिव होके देखें तो ये घर बहुत अच्छा भी है। क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात हुई, सब ने ये कहा कि यार अब ये, इवन के मैं भी इसमें, कि यार अब नहीं हो रहा, मतलब अजीब, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। मैंने कभी ये नहीं चाहा और ना कभी कहा किसी को यार ये कैसा है। वो जैसा है वो अपना सोच के आया हुआ है, वो खेल रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो अपने आप को एक दूसरे का दोस्त कह रहे हैं, वो प्लीज 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 इस बात को समझें कि वो दोस्तियां बाहर निभा दें जाके, जितनी निभानी है। पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं पर्सनली चाहूंगा, मैं एक एक कंटेस्टेंट को देखना चाहूंगा अकेला खेलते हुए। मेरी ये ख्वाहिश है, चाहे गेमिंग जोन में, चाहे यहाँ, चाहे सैफ के 4 दोस्त हैं या मेरे 4 दोस्त हैं, फेवर दें, किसी को अपनी जैकेट दे दें, किसी की तबीयत खराब है उसको पानी पिला दें। ये बहुत अच्छी फेवर्स होती हैं। पराठा आधा दे दें, जो कि हो भी रहा है। लेकिन जहाँ सब गेम खेल रहे हैं वहाँ गेम खेलें, चाहे ये वाले घर का गेम हो या वो वाले घर का गेम हो। और जो ये नियत लेके चल रहा है कि वो अकेला है और वो अकेला चल रहा है, वो जरूर जीतेगा। अब वो उस चक्कर में 4 को अपने साथ मिला रहा है या नहीं मिला रहा, वो उसका गेम। तो मेरे पास कहने को सिर्फ यही है। और मैंने बाहर जाके कुछ नहीं देखा भाई कि मैं इतना कुछ बता सकूं। बहुत आला है। बस इसमें गहराई ढूंढ लें, बहुत सिंपल बात है। आप रिदा जाएगी, रिदा जाओ, रिदा जाओ, सबके लिए रिदा जाओ, जाओ रिदा
जैनब ने कहा मुझसे कुछ ना पूछ ले। मैम मैंने सुबह ही मेडिकल सुनाई है, मैं क्या है रिपीट ना, बाहर देख के आइए, बाहर देख के सब देख के सब निकल गया। कर लिया फिर एक ही दिन में। डैडी सुनता है, तुम लोग सुनते नहीं हो। सो मेरी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिगजैग भी है और बहुत मुश्किल भी रही है। मेरी मोटिवेशन बहुत मोटिवेशन है इसमें। सो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम 2 बहनें हैं, एक मेरे से छोटी है, शी इज़ मैरिड नाउ, शादीशुदा है, और मैं बड़ी हूँ। सो हम 2 बेटियां ही थी, तो प्रेशर तो फैमिली पे आते ही है शुरू से कि चलो एक और ट्राई, एक बेटा भी होना चाहिए। तो मेरे जहन में शुरू दिन से ये बात थी कि बेटे क्या होते हैं, रोल्स पे है ना, तो मैं वो रोल अगर प्ले कर सकती हूँ तो क्या ज़रूरत है, बेटे की क्या ज़रूरत है। ये तो चलो बड़े होके पता लगा। सो जब मैं पढ़ रही थी, स्टडीज़ में अच्छी थी, बुक वॉर्म थी, पढ़ती थी और पास गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, जब तक वो पोजीशन होल्डर रही हूँ शुरू से, कभी भी वो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। सो जब मैं मास्टर्स करी थी, आगे मैंने सोचा कि मैं एमफिल करूँगी और पीएचडी के लिए यूके जाऊँगी। सो एमफिल स्टार्ट किया तो सोचा अब घर से नहीं लूँगी, अब जो है मेरी लाइफ मेरे ऑन पे चलेगी। तो साथ साथ मैंने जॉब स्टार्ट की, इंटर्नशिप शुरू की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, वहाँ से गई। वहाँ मैं इंटर्नशिप के लिए कम जा रही थी, सिर्फ इसलिए जा रही थी देखूँ क्या क्लाइंट है, कैसे घेरना है, क्या करना है। तो वो मैंने इंटर्नशिप के कुछ महीनों में ही सीख लिया था कि कैसे क्या काम करना है। सो उस टाइम पे मैं टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ कि शुरू में मैंने जो शुरू से ही कमाने का शौक होता था अपने ऑन पे। बेसिकली कमाना इज़ नॉट अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं होती, आपकी उसके साथ जो फ्रीडम आती है ना, बात उसकी होती है। आपकी आवाज़ में जो ऑथेंटिसिटी आती है ना कमाने से, बात सिर्फ उसकी होती है। हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं जा रहे होते, हम उस वैलिडेशन के पीछे जा रहे होते हैं, उस फ्रीडम के पीछे जा रहे होते हैं जो उस इंडिपेंडेंस के साथ आ रहा होता है। तो बेसिकली पैसों से मुझे अभी भी इतना नहीं है, मुझे उस पावर से है जो उसके साथ आती है। सो मैंने बहुत छोटी छोटी जॉब्स भी की हैं जिसमें चाय शाय बनाते हैं और ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो वो वाले काम भी किए मैं। उसके बाद एजेंसी शुरू की। अच्छा, अब मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी, तो यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आप तो यूनिवर्सिटी मत ही हैं, आप तो क्लास में मत ही हैं। तो मेरी डीन के साथ दुश्मनी चलती रहती थी, क्योंकि मैं जब जॉब पे जाना होता था वहाँ मैं लेट हो जाती थी, तो वहाँ बॉस से डांट पड़ती थी कि तुम पहले पढ़ लो। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो जल्दी निकलती थी कि वहाँ पहुँचना है, तो कहते पहले तुम नौकरी कर लो। तो मैं दोनों जगह ही जलील होती थी, डांट पड़ती थी इधर से भी उधर से भी। खैर वो वाला टाइम गुजारा। साथ साथ सबसे पहले जो थोड़ी किसी लाइक जॉब मिली वो कंटेंट राइटर थी। मैं लिखती थी पेरिस के मैगजीन के लिए, यहाँ से फ्रीलांस, तो उन्होंने मुझे कंटेंट राइटर दिया। 6 महीने से ज़्यादा हो गया था, ऑफिस में किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं शुरू से बहुत कम बोलने वाली लड़की हूँ। सो मैं जला पराठा ये मुझे बोलते हैं क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ। सो बात नहीं हुई। वहाँ कंटेंट राइटिंग से आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि शायद मुझे मार्केटिंग में आना चाहिए, क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा सा उनको नज़र आया कि बोलती है तो पॉइंट निकालती है। वो किया। अच्छा, मेरा एक और ड्रॉबैक या प्लस है, आई डोंट नो, कि जब मुझे एक चीज़ की पीक मिल जाती है मैं बोर हो जाती हूँ, अब मुझे कुछ नया चाहिए। सो मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने इससे पहले कभी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री नहीं देखी है, तो ये मेरा वो एक फ्रेश स्टार्ट है जो मुझे लाइफ में चाहिए। सो मैं उसको उतने ही पैशन से तब तक करूँगी जब तक कि फिर मैं पीक पे नहीं चली जाती। उस तब तक तो आई डोंट नो क्या होगा, बट दिस इज माय तो ये उसी डेडिकेशन से होगा जो लाइफ में जितने भी मैंने पार्ट लिए हैं उनको एंड तक छोड़ के आई हूँ, तो इसको भी एंड तक छोड़ के आऊँ। ये मुझे गुड लक। अभी क्या पता क्या है जॉब पे? हाँ, अभी जॉब नहीं करी ना, अभी तो मैं बिजनेस करी हूँ। फिर जॉब की पीक देखी जब मुझे लगा कि अच्छा मैं तो एलीट पे चली गई, मार्केटिंग मैनेजर हूँ। ये मुझे नहीं पता था, हमारी बात नहीं होती ना। अच्छा, सो जब मैं जॉब करी थी, साथ पढ़ी थी, उसी साथ साथ प्रमोशन होती गई। 2 साल में मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ टॉप पे चली गई। अब सारा ऑफिस मेरे अंडर है, सारी टीम मेरे अंडर है। अब मैं हो गई बोर, अब क्या करूँ? अब तो जितनी मर्जी मेहनत कर रही हूँ, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट करके दे रही हूँ, सैलरी तो वही मिल रही है। अब नया क्या है? तो वहाँ से मैंने एक फोटोग्राफर के साथ पार्टनरशिप की। मैं इसको कहा कि क्लाइंट है जो मार्केटिंग मैं करूँगी, शूट तुम करना। सो स्टार्टिंग में मैंने बहुत दूर एक फार्म हाउस पे शुरू किया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ।
मैडी को सुबह मैंने बताया टिन का वो कंटेनर नहीं होता था रास्ते ब्लॉक करने के लिए, उसको मैंने अपना मेकअप रूम बनाया। बहुत जून जुलाई की गर्मी होती थी, वो ना गर्म हो जाता था, एसी के भी पैसे नहीं थे, तो जो मॉडल आती थी वो आके गाली निकालती थी कि मैं किधर फंस गई। वो हीटअप हो जाता था, वो लाइफ तंदूर है, आप आए को बाहर आए। तो वहाँ से शुरू किया, फिर एक छोटे स्टूडियो से फिर बड़े, फिर उससे बड़े, तो अब माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, मेरा बड़ा सेटअप है। जितने फैशन ब्रांड्स हैं उनके लिए मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए शूट्स करके देती हूँ। उसके साथ साथ मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। पहले सोचती थी किसके साथ जाऊँ, दोस्तों के स्केड्यूल नहीं मिलते थे। अच्छा नहीं अभी इतना बजट नहीं है, अगले महीने देखेंगे, अच्छा ये हो गया वो हो गया, घर में कोई है नहीं है, आसानी होगी। हाँ दोस्तों के बीच हाँ वो वीजे भी नहीं लगते, ये भी पहले लग जाते हैं। और उस तरह से फैमिली में मामा सबने कपल स्पॉट, वो तो ऐसी कर रही तुम अकेली गया करोगी, तो फिर भी डर डर के मैं गई, पहली दफा जा रही हूँ, होना चाहिए, ये वॉलेट चोरी हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। खैर चली, और इतना मैंने अपने आप को एंजॉय किया कि अब मुझे हर 2-4 महीने बाद लगता है कि मुझे खुद को ढूंढने के लिए एक साइलेंस चाहिए उस दुनिया से जिसमें मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ। सो अभी उसके साथ साथ अभी मैं एक मेकअप ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ, जिसकी प्री वर्किंग मैं सारी करके आई हुई हूँ, और मेरी प्रोडक्शन से आके स्टार्ट होंगी। सो अभी ये जर्नी है, स्लो स्लो चल रही है, पर मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि बेशक आपको जितनी मर्जी सपोर्ट है, अपने फादर की है, भाई की है, स्पाउस की है, हस्बैंड की है, जितनी मर्जी सपोर्ट है, जो आप खुद अपने लिए करते हो ना, और उसके साथ जो कॉन्फिडेंस आता है और जो फ्रीडम आता है, वो किसी के पैसे से नहीं आता, वो किसी की सपोर्ट से नहीं आता। सो अपने लिए फाइट करनी चाहिए आखिरी दम तक, और घर से भी निकलो, काम करो। अब लड़कियों का ज़माना है, जितनी रेशियो चल रही है, अगर लड़कियां इक्वली करेंगी तो यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, सारा स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा। सो अपने लिए एफर्ट करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। और यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं वो अपने लिए आए हुए हैं, अपने लिए आए हुए, और उसके साथ जितना खुद पे प्राउड इस टाइम फील हो रहा है कि इसके साथ जो बाहर जाके जो रिकग्निशन मिलेगी, जो नाम मिलेगा, वो आपको मिल रहा है, उसके साथ जो फ्रीडम आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है। सो अपने लिए लड़कियों को करना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं अच्छी चीज़। गुड लक, गुड लक। बहुत ज़्यादा रहता, वो सेंसर कर रहे हैं, बाहर निकल के तो मैं मैसेज कर रही हूँ। अनाउंस तो कर दो पहले। म्यूजिक बजाओ, बाबा चलो चलो। अब मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम कंवल फारूक है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। तो इस्लामाबाद में बहुत कम ड्रामाज बनते हैं, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो एक मुझे कॉल आई कि जी एक यहाँ पे वो क्राइम सीरीज है, उसमें आपको एक रोल मिलेगा, आप करेंगी? मैंने कहा हाँ वो तो ज़रूर करूँगी। तो जब मैं गई, मैंने किया, तो जो वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहा आपने ये आपने क्या किया? मैंने कहा नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा रियली, लग तो नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम है। सब मुझे कह रहे नहीं झूठ है। मैंने कहा नहीं, मेरा सच में फर्स्ट टाइम था। सोशल मीडिया पे तो चलता रहता है, लेकिन कैमरा पे मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और मुझे वो लाइट कैमराज वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आते थे कि कहाँ से कैमरा आ रहा है, कहाँ से लाइट आ रहा है, मेकअप क्या करना, क्योंकि मेरा वाकई फर्स्ट टाइम था। वो हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, आ भी गया तो बड़ा अच्छा था सब कुछ। एक दफ़ा मुझे एक रोल मिला, और उसमें मैं अपने आप को इसलिए मिसफिट समझती थी कि उसमें बहुत लाउड होना था, और मेरी जितनी आवाज़ है, जितनी है, मैं उतना लाउड हो नहीं सक रही थी। तो आई मीन टू से कि मैं वहाँ मिसफिट थी, लेकिन मैंने फिर भी स्क्रिप्ट याद की, पूरा दिन वेट किया अपने रोल का, सब कुछ करने के बाद एंड में मैंने कहा नेक्स्ट डे कल भी आना पड़ेगा। तो अगले दिन उन्होंने कहा नहीं, आप रहने दें। तो वो मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई कि उसके बाद मुझे 10 दफ़ा 10 जगह से कॉल्स आई, और मैंने उस एक डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मैंने कहीं भी काम नहीं किया। वो मुझे इतनी दिल पे लगी वो बात कि यार मैं मिसफिट हुई थी, मेरे से हुआ नहीं ये और वो। तो फिर मैंने अपना जो सारा मेरा सोशल सर्कल है और जो सोशल मीडिया है, उसी को कंटिन्यू की।
उसी को कंटिन्यू किया, तो कभी कैमरे के आगे आई नहीं। जब इस घर में मैं आई तो मुझे लगा यही कैमरे हैं, एक ये है, कोई ये 4-5 कैमरे हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे प्रॉब्लम इसलिए सब कह रहे फुटेज ले रहे, मैंने कहा कहाँ से लेनी है फुटेज कहाँ से मिलेगी? तो कह रहे तुम क्या कर रही हो? अब कह रहे तुम कैमरे के आगे, मैं कह रही हूँ कैमरा तो उधर होता है, मैं तो इधर बात कर रही हूँ। फिर मैं कह रही छुपू किधर, कैमरे से अलग से मैंने किसी से बात करनी है, कहाँ पे करूँ? तो मुझे इस घर में 1 वीक तो अपने आप को छुपाने में और कैमरे से दूर करने में लग गया कि सब मुझे कह रहे फुटेज ले रही हूँ फुटेज। अल्लाह का शुक्र है बादशाह साहब ने कहा फुटेज ले रही तो आए तो वो मेरा क्लियर हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और प्लेटफॉर्म के अलावा मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं हमेशा लाइफ टाइम कनेक्टेड रहूंगी। कोई अच्छा करे, कोई बुरा करे, कोई जो मर्जी कहे, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? जहाँ भी होंगे आप लोगों के साथ मैं हमेशा रहूंगी। ग्रुप बनाऊंगी, जब खफा होंगी लेफ्ट करूंगी, ब्लॉक करूंगी, फिर वापस आप लोगों ने मुझे वापस डालना, फिर मैं दोबारा से आके तो अपना वो इमोजी भेजूंगी स्लीपिंग वाला। और के बाद जो प्रोजेक्ट्स मिले उनको हाँ कर देना। अब अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसके बाद अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और मेरे टाइप के आए तो मैं बड़ा खाना खरा। घर वाले तो कहते हैं कि जाओ जाके एक्टिंग करो, लेकिन फिर एक्टिंग के लिए न्यू फेस भी चाहिए ना, तो हमारा तरह तरह का फेस है। कोई हमें अरबिक बोलते है, कोई हमें पठान बोलते है, तो कोई हमें सिंधी बलोच हमें कबला भी बोलता है। चलो जी, छोटी सी जुबान। प्यारी की जुबान। अच्छा, तो मेरा सीन कुछ यूँ था कि बचपन से मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, क्योंकि मेरे चाचू जो थे, जो सब में छोटे थे अपने भाइयों में, तो वो पाकिस्तान से अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले। तो उनको देखा देखी घर में था कि यार एक होता है, एक स्टार को देखते हैं, किसी को टीवी पे देखते हैं, तो था क्रिकेट। तो क्रिकेट का मैं जहाँ भी कोई मैच हो रहे होते थे तो मैं उनसे कह के कि मुझे, जैसे बॉल पिकर होते हैं बाउंड्री के बाहर बैठे रहते हैं, तो सख्त गर्मी में कैप पहन के मैं बस बैठा रहता था, देखता था कि मैच हो रहा है और आए। तो काफ़ी स्टार्ट में इस तरह किया, और उसमें ऐसा भी होता था कि अक्सर आप जब बॉल कोई टीम में होते हैं तो आपका एक लंच टाइम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच होता है, सुबह से रात तक, शाम तक वो मैच चल रहा होता है। तो दोपहर में अक्सर ऐसा होता था कि जब सब आ जाते हैं तो लंच बॉक्सेस आते हैं। तो बाद ऐसे लोग भी होते थे, वो कहते थे नहीं आप, क्योंकि आपने सिफारिश है आपकी, आप थे नहीं उसमें, तो आप जबकि होते थे लंच बॉक्सेस वो भी नहीं देते थे। अब फिर जेब में पैसे भी नहीं, क्योंकि घर वाले तो कहते थे, बस फिर मैं उसी तरह ही गुजार के तो बस वो दिन और शाम में आ जाता था। फिर खुद भी क्रिकेट खेली, अंडर 17 तक क्रिकेट खेली। बट बीच में ये हुआ कि मेरे फादर की सडन वो शहीद हो गए बम ब्लास्ट में। तो ये था कि यार अब पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो फुल टाइम है। जो उसे कहता है पार्ट टाइम आप कर लो, तो मैं उसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो आप फुल टाइम उसे दोगे, बहुत कोई एक ऐसा बंदा होता है जो साथ ये भी कर रहा हो और वो भी कर रहा हो, तो जो ऐसे आ जाए। तो फिर बस क्रिकेट को वहाँ मैंने खैराबाद का, और मैं अपनी स्टडीज़ में आ गया। मैंने कहा चलो बस अब यही करना है, क्योंकि बड़ा बेटा था घर में। तो स्टडीज़ की पढ़ा, कॉलेज में आया। तो कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी। तो शौक था मुझे बचपन से, सुनता गुनगुनाना वो था। तो म्यूज़िक सोसाइटी में गया, वहाँ पे ऑडिशंस जो हो रहे थे, ऑडिशंस दिए। पहले ही जैसे आज कॉलेज शुरू हुआ तो 8-10 दिन बाद वहाँ पे ऑडिशंस थे। तो वहाँ गया, वहाँ पे सब अच्छे थे। ऑब्वियस बात है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो ना तो मेरा कोई टेम्पो था उसमें, ना कोई स्केल पकड़ पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है। तो मैं वो उसमें रिजेक्ट होके, उनकी फिर एक कैबिनेट होती है जिसमें ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और काम करने वाले जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैं उसमें आ गया। तो उसमें ये होता था, मैं बैठ के सिर्फ देखता था सबको कि कौन गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है। तो बस देखा देखी मुझे वहाँ समझ आई, अच्छा ये टेम्पो है, ये स्केल में इस तरह गाते हैं गिटार की, ये क्योंकि किसी से सीखा नहीं था। तो वही मैं जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स वगैरह पकड़ के अपने जो कॉर्ड्स वगैरह बजाने होते थे, तो वो ऐसे सीखे। और घर में आके एक गिटार था जो बड़ा पुराना कज़न का पड़ा हुआ था, उसे मैंने कहा मैं ठीक कराता हूँ, इसमें मैं सीखूंगा। तो उस पर हल्का फुल्का सीख के 3-4 कॉर्ड से आतिफ असलम के गाने गा गा के बेसुरे गा गा के, वो आखिर वो बेसुरों में सुर आ गया थोड़ा बहुत।
तो बस उसके बाद फिर उसी म्यूज़िक सोसाइटी के मैं जब, क्योंकि मैं वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब मैं तीसरे साल में हुआ, दूसरा साल ख़त्म हुआ, तो उसी म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि और कोई था नहीं उस लेवल का, क्योंकि हम तो दिन रात फिर हम घर आके यही करते थे। क्लास बाद में थी, म्यूज़िक सोसाइटी पहले हो गया था, वो क्रेज ऐसा चढ़ गया था। वहाँ इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई, म्यूज़िक साथ साथ अब कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि कॉलेज में जब आप परफॉर्म करते हैं तो जो लड़के देख रहे होते हैं उनका सर्कल होता है, और फिर बुलाते हैं कि एक बैंड है इस कॉलेज का। तो ऐसे करते करते हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस की, और काफ़ी ऐसी भी की कि मसलन किसी ने बुलाया कि यार फॉर एग्जांपल फरहान सईद आ रहा है या ये बैंड आ रहा है, आप उसका शो ओपन करेंगे, आप आएंगे। अब मैं वहाँ जाऊँ, उनकी जैमिंग चल रही है, तो कहते हैं बस लेट हो गया, आप लोग जाएं। हमारा पोस्टर लग के बस फिर हमें कहते थे आप जाएं। अब हमारे भले 10-15 दोस्त कोई आए, अब हम मुझसे जान छुपाएं कि वो तो बैठे हुए हैं, अब हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्टली में ये होता था, घर वाले कहते थे कि यार हमें ले जाओ स्टार्ट में ना, कि हम भी देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ले जाता ही नहीं था। मैंने कहा यार पता नहीं, वो स्टार्ट में मुझे कहे तुम ना हो और मैंने सामने बिठाया हो, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो ऐसे करते करते म्यूजिक बस चलता रहा, फिर खुद ही अपने कॉन्सर्ट्स भी किए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा। इसी की देखा देखी कुछ अच्छे ब्रांड से उन्होंने अप्रोच किया कि यार आप हमारे लिए टीवीसीज के लिए कोई प्लेबैक सिंगिंग करें, वो मैंने की। एक ने पहली बार जब मुझे अप्रोच किया कि यार आप एक पूरा गाना बनाना है, एक पूरा इवेंट हो रहा है उस फुटबॉल का, और बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान का, तो आप इसका पूरा एंथम गाएं, और वो एंथम हम आपको देंगे, आपने खुद कंपोज भी करना है और गाना भी और रिकॉर्ड भी करना है। मैंने उसे जो बजट दिया तो उसने उसका मुझे, खैर बीच की बातें तो नहीं बताता, मिसाल के तौर पे मैंने उसे 10 रुपए बोले तो उसने मुझे 100 रुपए दिए। मतलब मैंने उसे जो बोला तो मैं समझा मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मुझे अपनी कुछ पता नहीं है और या मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसने फिर दोबारा वो हुआ दूसरे साल, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया और उसका भी डबल दिया। माशाल्लाह। तो मैं गेम फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ गया कि यार यहाँ पे कुछ लेट में समझता, मैं लेट समझा लेकिन मैं समझा। साथ साथ अपना जॉब और वो अलग अलग जॉब्स की, इससे पहले भी मतलब एज ए राइडर कहीं वो फोन्स आते थे और केबल्स भी नहीं आते कि ये फोन्स लो टैबलेट लो, और मैडी को मैंने बताया एक दिन वो ले गया, सख्त गर्मी रमजान में, और इलाका गैर मतलब जहाँ पे हाँ वहाँ उस वक्त ना वो होते थे मैप्स, गूगल फोन अच्छा था नहीं, क्या गूगल मैप्स होता। वहाँ जाके बाहर जब देखा मैंने कहा हाथ में लेके सब खड़े हुए, अंदर फोन चलेगी, अब मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ कि फोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। फोन 1 घंटे बाद आया, कहता है हमें चाहिए नहीं। अब फोन डब्बा खुला, पैक खुला। वहाँ 3-4 दिन मैंने किया, मैंने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होता। खैर एक जानने वाला मुझे मिला, उसने कहा भाई आपको पता है घोड़े को क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि उसमें कितनी ताकत थी, और वो किसी का टांगा बना हुआ है, किसी का घुड़सवार का घोड़ा बना हुआ है। तो कहते हैं आप उस रेस के घोड़े हो, आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बात सही है, मैं कर के आ रहा हूँ, लेकिन एट द एंड वही घर में बड़ा था तो जॉब तो करनी थी, क्योंकि म्यूजिक क्या देता है, एक प्रोजेक्ट कर लिया तो अगला कब मिलेगा किसी को पता नहीं। तो साथ साथ मैंने जॉब भी की, जैसे सॉफ्टवेयर की अपनी किसी फर्म में, साथ साथ वो अभी तक चल रहा है, जहाँ भी होता है वेबसाइट बनाना, ये चीज़ें वो चल रही हैं। तो खैर जहाँ म्यूज़िक की बात आई, बीच में ऐसे भी प्रोजेक्ट हुए, बड़े नाम है पाकिस्तान के, मैंने उनके लिए इतना बड़ा टीवीसी किया, उन्होंने कहा आपकी बस करके भेजें और आपको पेमेंट इतने दिन में हो जाएगी। उसके बाद मैंने कोई 40 मैसेजेस भी किए होंगे, कोई रिप्लाई नहीं। अभी आएगा। और उसमें ऐसे ऐसे एक्टर जो आजकल नामवर है, वो पश्तो का था एक्टर, वहाँ के थे, ऐसी चीजें भी। बट अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा में फिर जब हुआ, मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई और स्टोरी पे दे दी अपने, यार इस बार पिशावर से भी कोई होना चाहिए, और मैं ऑडिशन का कुछ उस वक्त था भी नहीं, सिर्फ एक आया था तमाशा आ रहा है। वो किसी एक फैन ने कहीं अपने उस पे लगा के और बादशाह सलामत तो इन सबको टैग की हुई थी। वो किसी एक फैन को बादशाह सलामत का रिप्लाई आया कि इसे कहो कि पूरी अपनी वीडियो बनाए, अपनी एज और ये करके भेजे। अब वो फैन मुझे पहली बार मैसेज करे और मैं उसे कहूँ कि यार ये मजाक कर रहा है, मैं क्या जाने दो इसे, जाने दो।
फिर मैंने सोचा शायद क्या पता वीडियो तो मैंने बनाया। अब बादशाह सलामत को मैं अपना ऑडिशन भेज रहा हूँ, बादशाह सलामत एक्सेप्ट ना करें मेरी रिक्वेस्ट। मैं कहूँ ये अब मैंने वापस उस बंदे को भेजा कि यार ये अब वहां से मैसेज आया इसकी आवाज नहीं है। फिर दोबारा वीडियो बनाई, फिर उसकी आवाज की, तो फिर मुझे कॉल आई। मैं सोया हुआ था, कॉल आई मुझे, हुई मैंने कहा वाकई ये तो सच चल रहा है सब कुछ। ये ख्वाब नहीं है, तो सब कुछ सच चल रहा है। तो हकीकत में मैं आया, फिर उन्होंने कहा अपनी ऑडिशन दोबारा सही से भेजें। वो मैंने भेजी, आपका इंटरव्यू होगा 2 हफ्ते बाद। मैं किसी को नहीं बता रहा था, घर में मैंने 1-2 को बताया, उन्होंने भी कहा ये होगा तो इसका नहीं, बस चलो, क्योंकि सब देखते हैं कह रहे तो बस अच्छी बात है। ये घर वाले पहले हाँ घर में देखते हैं। मेरी अम्मी तो डाई हार्ट फैन, मतलब वो एक बार नहीं बार बार उन्होंने देखा हुआ था। यही सीन है। हाँ मैं जब फैमिली वो फ्रेंड्स में बताया उनका हम देखते हैं, मैंने कहा अच्छा करें यार तुम्हारे लिए खैर मैंने नहीं लगाया करेंगे। बताया कि जिस दिन वो था मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे आइडिया हो गया कि शायद मेरा हो जाए, वही समझ आ जाती है। सही है। फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपना काम शाम ये हो। तो जब फाइनल कॉल आई वह घर में बताया, सब बहुत खुश थे माशाल्लाह। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पेशावर में, और फिर मैं पेशावर में जिस जगह से हूँ वो भी एक छोटा सा इलाका है, और अब वो बहुत बड़ा हो चुका होगा माशाल्लाह से वो इलाका। इंशाल्लाह वो तो जब जाएंगे, वो जो अक्सर मजाक उड़ाती है माम, तो वही बात है कि किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ। आज अच्छे लग रहे हो, आज होना चाहिए। हो जाए। तो किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की खुशी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे मेरे होगी इन सब की ख्वाहिश पूरी, ये जरा बाहर जाकर तो देखें मैं सितारा बन गया हूँ। थैंक यू। आज मुझे मजा आया। अच्छा जी। और कोई है? उम्मी यार काशिफ भाई आशिफ भाई आप आखिरी है। अभी तो आखिरी क्या हो आपको देख के मैं भी जाऊंगा। ये चीज तो दोस्तों और भाई आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता है बहुत ज्यादा अच्छा बात ये है कि जिंदगी ही सिखाती है आपको, आप समझ आई। बस आपके अंदर सीखने की खूब होनी चाहिए। जब आपके अंदर वो चीज़ मौजूद होती है तो आप कहीं से कुछ भी सीख लेते हैं। तो हमारी ज़िंदगी तो सीखते सीखते गुजरी, यहाँ आकर भी सीखने को मिल रहा है। अब मैं ये सोचता हूँ मैं यहाँ की बात करूँ, वहाँ की बात करूँ, उधर की बात करूँ या कहीं और की। तो एक किस्सा मेरी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा है, या इसको बुरा भी कह सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा शोज़ करते थे और बहुत ही एनर्जी थी हमारे अंदर, और जो हमारे काम के बड़े थे हमें ये शौक़ था कि उनसे मिला जाए, या हमें ये नहीं पता था कि काम मिलता कहाँ से है और कैसे मिलता है। आजकल तो आसानी है ना, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छे जगह से कोई डिप्लोमा कर लें, कोई पढ़ाई कर लें। एक्टिंग भी पढ़ाई जा रही है आजकल, या फ़नून लतीफ़ा जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन एक ज़माना था कि जब ये हुनर सिर्फ उस्तादों के पास होता था और बस वो अपने साथ ही ले जाते थे। तो सीखता वो था जो उनकी सोबत में बैठ जाता था और सीखने में दिलचस्पी रखता था, तो वहीं से कुछ सीख लेता था। कुछ उस्ताद बहुत अच्छे होते थे जो सिखा बता भी देते थे। तो मेरा भी मामला ऐसे ही है, कुछ हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठकर बहुत कुछ सीखा। और स्टार्टिंग तो खैर अपनी जगह है। एक ऐसा वाक़या हुआ जो शायद कहानियों में सुना होगा या फिल्मों में कभी देखा होगा, लेकिन वो बज़ाते खुद मेरे साथ हुआ। हम बहुत शोज़ करते थे। एक शो ऐसा था, जूनियर भी थे हम, मेरी उम्र जो थी वो 19 साल थी उस वक्त। तो एक शो में इस तरह हुआ कि
परफॉर्मेंस हुई मेरी, अच्छा सॉरी, मुझे बुक किया गया उस शो के लिए, तो उसमें बहुत सारे सीनियर्स भी थे, एंटरटेनर्स। तो इत्तेफाकन वहाँ ना नमाज का वक्फा हुआ, तो जाहिर है आपको पता है बहुत हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 800-900 लोग थे, कॉर्पोरेट इवेंट था, तो उनके सब मुलाजमीन थे। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग हॉल में बैठे रहते हैं। तो अब जो बैठे हुए थे उन्होंने शोर करना शुरू किया कि यार ये तो हम तो बैठे हैं ना, हमारे लिए तो आप लाएं किसी को। तो जो बाकी सीनियर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया कि यार ये आधा हॉल है, अभी इनके सामने क्या परफॉर्मेंस करें। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं मना नहीं करता किसी काम को, तो जब मुझे कहा गया तो मैं कहा चलो कर लेते हैं, अच्छा हमने कौन से बहुत सारे पैसे लेने, 800 रुपये मिलने हैं, चलो। तो हमने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया, खूब एप्रिसिएशन मिला। अब जब हम एंट्री करके वापस आए तो जो हमारे सीनियर्स थे अब उनकी बारी थी, तो उनमें से जब बाकी के लोग वापस आए और इनको स्टेज पर इनवाइट किया गया, तो जो पब्लिक वापस आई थी उनको बैठे हुए ने बताया कि अरे तुमने तो ये मिस कर दिया। तो फिर जो वापस आए उन्होंने कहा नहीं, हमें उसी को सुनना है दोबारा। क्या बात है। तो वो जो सीनियर थे उनको वापस बुलाया गया और फिर मेरी परफॉर्मेंस हुई, और मैंने जो बाकी की ऑडियंस थी जो आधा सुन चुकी थी वो, और जो आधे जिन्होंने पहली बार सुना था यानी कि, फिर वो उनको दोबारा से सुनाया और फिर पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाता रहा। क्या बात है। अच्छा, अब ये सिलसिला हुआ, ज़ाहिर है आदमी खुश होता है और ये होता है, लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ थी कि जब शुरू में होता है ना कि आप समझते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इस बात को हम और आगे से कंटिन्यू करेंगे। एक ऑडिशंस हो रहे थे एक सॉफ्ट ड्रिंक के कमर्शियल के लिए, तो हम भी लाइन में लग गए। जब हमारी बारी आई तो हमने भी अपने अंदाज में ना, जो हम कॉमिक वे में करते हैं, अपना सब बता दिया। तो हमें तो उस ऑडिशन में कामयाबी नहीं मिली, वापस आ गए। तो वहाँ एक डायरेक्टर साहब थे, उनको कहीं हमारी कोई चीज़ पसंद आ गई, तो जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ी, उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे और हर घर में होता भी नहीं था, तो उन्होंने पहले ढूंढियाँ मचाई कि यार वो एक ऐसा लड़का है और ऐसे बोलता है, यूँ करता है, ज़रा उसको तो लेकर आओ, मुझे काम देना है। तो एक हमारे जो फंक्शंस के साउंड ऑपरेटर थे उनको कहा गया, उनको ये पता था कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, लेकिन कहाँ रहता हूँ ये नहीं पता। तो वो हर बिल्डिंग में ना रात को 2 बजे, हम 5th फ्लोर पे रहते थे, आवाज़ें दे रहे हैं काशिफ काशिफ कहीं से तो निकलेगा। तो मुझे लगा कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, तो मैंने जाकर कह रहा हूँ भाई नीचे आओ। मैं नीचे गया, कह रहा यार ये फ़ोन नंबर रखो, ये डायरेक्टर साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इनसे मिलो जाके। तो फिर मैंने वो फ़ोन नंबर लिया, उनको फ़ोन किया। अगले दिन तारिक रोड पर उनके ऑफिस गया, तो उन्होंने बोला यार मैंने वहाँ पर तुम्हें देखा था, तो मेरा एक कमर्शियल है, उसमें आपको मुझे कास्ट करना है, और उसकी जो मेन लीड है वो रीमा है। और ये 97 की बात है। तो हमारे लिए तो अब वो कमर्शियल हो गया, वो उसका था, वो मेकअप का कोई बड़ा महसूस था। तो उसके बाद लोग मुझे अक्सर कहते थे यार आप वही ना जिन्होंने रीमा के साथ कमर्शियल किया है, लेकिन उसमें उस काम में पता चला कमर्शियल आपको पता है ना छोटा सा होता है, लेकिन बहुत परफेक्शन चाहिए होती है, बहुत टाइम लगता है। तो अब आप मुझसे कहें कि आपने रीमा के साथ कमर्शियल किया है? आपने रीमा के साथ कमर्शियल किया भाई? जी मैंने रीमा के साथ कमर्शियल की है। हाँ, बस अब तफसील बता देते हैं। तो अब ज़ाहिर बात से बात निकलती है, तो कट टू द स्टोरी। तो अब वो परफॉर्मेंस हो गई, बड़ी ज़बरदस्त लाजवाब परफॉर्मेंस हो गई। अगले दिन ना उस रात को हम कहीं बैठे या क्या हुआ, बहरहाल खैर मुझे इल्म नहीं है। अगले दिन ये हुआ कि एक प्राइवेट प्रोडक्शंस में एक प्ले हो रहा था और वो कश्मीर के ऊपर था, तो उसमें हमारे बहुत सारे लोग थे टीवी के।
वन ऑफ दी मुजाहिद का मेरा रोल था। तो अब मुझे उसकी स्क्रिप्ट लेने जानी थी। तो हमारे पास ना उस ज़माने में बाइक शाइक होती थी। तो बहरहाल खैर, तो मैं टीवी पे था, तो टीवी पे वो डायरेक्टर साहब मुझे मिले। उन्होंने कहा यार तुम वहाँ पहुँचो। तो उस ज़माने में ना छुप के काम होता था, जो टीवी के जॉब करते थे लोग, वो प्राइवेट प्रोडक्शंस का भी किसी और नाम से ड्रामा बना लेते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप वहाँ पहुँचो, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट निकाली है मैंने, तो ले जाना वहाँ से। तो मैं टीवी से पैदल चलता हुआ उस प्रोडक्शन हाउस पहुँचा हूँ और इस टीवी पर मैं बात कर रहा था। और जब मैं उस प्रोडक्शन हाउस पहुँचा हूँ तो मेरी आवाज़ ऐसी हो गई थी। अच्छा सॉरी, नहीं, स्क्रिप्ट लेने तक ठीक थी, जब रिहर्सल में पहुँचे हाँ, तो मेरी आवाज़ बैठ गई। और उस कैरेक्टर का पहला जुमला भी यही था, चुप जाओ फौजी आ रहे हैं। अब जब रिहर्सल का टाइम आया तो मैंने पहला जुमला बोला कि चुप जाओ इंडियन फौजी आ रहे हैं। अब वो चले गए, चलो शुक्र है चले गए। तो डायरेक्टर साहब ने बोला अबे ये तो सही आवाज में बोलो। कैसे बोलो, मेरी तो आवाज ही बैठ गई। अब आवाज बैठ गई और ऐसी बैठी कि 1 साल तक नहीं आई। गॉड, हम समझे कि शायद नॉर्मली होता है ना, वायरल शायरल हो गया। और अच्छा वो कश्मीर में शूट होना था प्ले, तो वो डायरेक्टर साहब को सलाम लव है वो हमारा, तो उन्होंने बोला यार इसी से ही कराऊंगा। तो मैंने यहाँ कुछ ज़ाहिर गले पे कोई बाम वाम मल्ली, कोई गरारे कर लिए, ये कर लिया। अच्छा फी ज़माना हमारी ये हालत है, अगर आप किसी से कहें कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, वो कहेगा यार फलानी गोली ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। तो बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। अच्छा जब आप बैठी हुई आवाज़ के साथ बात करते हैं तो अगला फ़ौरन कहता है यार गरारे कर लो। तो आप यकीन करें कि गरारे शरारे लहंगे पजामे धोतियाँ लुंगियाँ शलवारें पैंटें चड्डियाँ अंडरवेयर सब कर लिए भाई। कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब दवाएं कितनी खाई, अच्छा पता नहीं नाम ले सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मजाक में कह देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो अब वो होता है ना, लोग कहते हैं यार फलानी दवा ले लो, जैसे आप बोले यार डिस्परिन ले लो। भाईजान मैंने कैफ्लाम बेंजरीन टेरिफिलॉक्स सिप्रोक्स लिंकोसिन ऑगमेंटन डेंजिन लेक्सटोडिल कैमरॉल और पता नहीं कौन कौन सी खा ली, कुछ नहीं हुआ भाई। आप डिस्परिन की बात कर रहे हैं, क्या बात है। तो वो सिचुएशन जो थी ना वो बड़ी टफ थी। हालत ये थी, हमें कहीं जाना था, हमने एक रिक्शा वाले को रोका, हमने कहा सदर चलोगे? कह रहे चलेगा। तो वो जो एक वक्त था ना, उसमें आपको पता है क्या काम आया? माँ की दुआ। तो मेरी अम्मी ने बहुत दुआएं की मेरे लिए। उस वक्त शादी नहीं हुई थी और करियर आप समझ लें, हम ऐसे, हमारा टेक ऑफ ऐसे था कि हमने सबके साथ जो है, यानी जो अपने साथ के लोग थे, शख्सियत की वजह से या साफ ज़ुबान की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से एक अच्छी जगह बन गई थी, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया। और अब वो एक्चुअल मेरा एक वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गया था। अब वो किस बिना पर हुआ, कैसे हुआ ये नहीं पता। एक मूव करता था, एक नहीं करता था, तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। तो फिर मैंने बड़े जो हैं सर्जन्स को भी दिखाया, प्रोफेसर्स को भी दिखाया। उन्होंने कहा जी पैरालाइजेशन की कोई एग्जैक्ट दवा तो है नहीं, तो इसमें ये है कि आपकी चाहे कल आ जाए या चाहे 50 साल तक नहीं आए, ये आप। तो एक और थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप जहन से ये निकाल लें कि आप कभी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेके जियोगे तो मर जाओगे।
बोले बहुत तरीके हैं, हम टेफ्लॉन पेस्ट कोई होता है उसको इंजेक्ट कर देंगे, लगा के नहीं वो अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो आपके वोकल कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो जो एक मूव है वो इससे टकराने लगेगा, तो शायद कुछ आवाज़ बेहतर हो जाए। अदरवाइज कुछ लोग यहाँ मशीन रख के भी बोलते हैं, एक मशीन आती है उसको रखते हैं फिर आवाज़ आती है। बोला लेकिन आप अभी जो है जवान है, अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, तो बस दुआ करते रहें, किसी दिन आ जाएगी। तो बस दुआ होती थी, मेरी अम्मी ने चुप के रोज़े रखे और दुआएं की और पता नहीं क्या किया। और ज़ाहिर है हमारी फील्ड जो है ना जिसमें हम काम करते हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जो हम सब ने सुना होगा कि आँख ओझल पहाड़ ओझल, आप नज़र से गायब हुए लोग समझते मर गया। तो इसलिए इन रहना ज़रूरी है। आजकल तो सोशल मीडिया है, आप सुबह उठते हैं एक स्टोरी लगाते हैं, दोपहर में कोई पोस्ट लगा दी, रात में कुछ इवेंट के बारे में कोई अपडेट लगा दी। उस ज़माने में ये नहीं था। उस ज़माने में या तो आपको अखबार में छपना है या फिर सबसे राब्ते में रहना है, हेलो मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो कुछ लोग सिर्फ फ़ोन मुझे इसलिए करते थे कि वो मुझसे पूछे आवाज़ तो नहीं आ गई तुम्हारी। तो वो बड़ा एक कड़ा वक्त था, सारी एंटीबायोटिक्स, सारा ये सारा वो। फिर बड़े लतीफ़े भी हुए, हम बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए, हज़ारों की फ़ीसें, हज़ारों की दवाएं। एक डॉक्टर साहब के पास गए, उनकी फ़ीस 5,000 और उन्होंने जो दवा दी वो 30 रुपए की आई। तो मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी फ़ीस और दवा 30 रुपए की। तो वो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दे दिए, तो वो आपने देखो छोटी छोटी गोलियां होती, नाम नहीं मिलता है। तो वो अच्छा मुझे तो पता नहीं था। उन्होंने कहा जी 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम ये खानी है आपने। तो मैंने वो भी खाई। अच्छा फिर जब ज़ाहिर है हर कोई पूछता था कौन सी खा रहे हो, मैंने कहा ये। तो हमारे एक दोस्त थे, उनको मैंने देखा कर रहे हैं ये तो लास्ट स्टेज वालों को देते हैं, ये क्यों खा रहे हो तुम, ये छोड़ दो। तो मैं डर गया, मैंने उसको फ़ौरन छोड़ दी। अच्छा उसको छोड़ने का एक तरीका होता है कि अगर आप 3 खा रहे हैं तो 2 पर आए, 2 के बाद 1 या 3 का फिर एक गैप करें, फिर इस तरह करके उसको कम करना होता है। मैंने उसको फ़ौरन छोड़ दिया। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरा वेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, मेरे घुटने जो थे वो जैसे ऐसा लगता था कि फ्रीज़ हो गए और मेरे बाल गिरना शुरू हुए। मैं ये नहीं कि बहुत चेंजेस आए लेकिन आवाज़ फिर भी नहीं आई। अब कश्मीर का किस्सा है। एक शॉट था, मुझे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जंप करनी थी। तो डायरेक्टर साहब ने बोला क्यों। मैंने ऐसे पैर रखा, ये पत्थर मेरे पाँव के नीचे से निकला और मैं नीचे गिर गया। तो मेरा ये पैर ट्विस्ट हो गया। उसमें महमूद असलम साहब भी थे हमारे साथ और बहुत लोग थे। तो अब वो पैर जो है मुड़ गया। अच्छा अब चूंकि मेरी आवाज़ नहीं है ना, तो सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाया हुआ है। जो पूरा यूनिट था तकरीबन 30 लोग थे, वो सब कोई ना कोई नहीं आवाज़ का मजाक, आवाज़ बैठी हुई है, मुख्तलिफ लतीफ़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। अब वो जो होते थे वो अलग किस्म के हैं, वो बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं सहता ज़रूर था। हाँ मैं सबका खिलौना बना हुआ था। तो अब जब पैर ट्विस्ट हो गया तो उन्होंने मुझे उठाया, बोले यार आप तो अभी गेस्ट हाउस जाएं और वो जो काली वाली बाम होती है ना, मैंने पाँव पे मली और मफलर था, सर्दी बहुत थी, दिसंबर का महीना था, तो मैंने वो पाँव पे लपेट लिया। अब मैं अपने रूम में चला गया गेस्ट हाउस में, अब अम्मा लेटे में, तो महमूद असलम आए कहने लगे अबे सुना तू गिर गया, दिखा पैर। अब जब मैंने मफलर खोला मेरा पैर इतना मोटा, ओए होए अब क्या हो सकता है। अच्छा रमज़ान थे उन दिन और दिसंबर था और कश्मीर था। तो रात के वक्त कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर, क्या, हम पट्टिका में एक गेस्ट हाउस के अंदर थे पहाड़ी के ऊपर। तो फिर हमें हमारे दोस्त थे, पहले सबसे पूछा तो किसी ने बताया वो जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है वहाँ पर एक कोई हड्डी और जोड़ के माहिर रहते हैं, तो इनको आप वहाँ ले जाएं। तो हम गेस्ट हाउस से निकले, जीप थी वहाँ, जीपें चलती हैं।
तो वो जीप के दरमियान में एक ऐसा पुल आया जिस पे खाली जीप गुजर सकती है बगैर बंदूक के, यानी कि ड्राइवर हो वज़न के हिसाब से। तो वो जीप ने वो अकेले पुल क्रॉस किया। फिर जो हमारे दो दोस्त उन्होंने मुझे गोद में उठाया, एक ने इधर से एक ने इधर से, फिर वो पूरा पैदल लेके गए। फिर आगे जाके वो पहाड़ी आई तो वो पता लगा पहाड़ी के ऊपर वो जो पीला एक बल्ब जल रहा है ना, वो हल्की सी लाइट टिमटिमा रही है, वहाँ होते हैं वो चच्चा जो ये करते हैं। और पहाड़ी पे जाने के लिए एक पगडंडी ऐसी कि उस पर एक बंदा या दो बंदे चल सकते हैं, और मुझे तो दो आदमियों ने उठाया हुआ था। अब ये मेरे दो बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे एक्टर्स, वो मुझे ऐसे उठाए हुए थोड़ा सा चले आप गए तो एक वहाँ का एक मकामी शख्स मेरा बोले यार आप क्या कर रहे हो? कह रहे यार वहाँ उनके पास लेके जाना है इनको। तो कह रहे यार हम तो आटो की बोरियां ले जाते हैं ऊपर, उससे मुझे कंधे पे लादा और ले गया वही, ले जाके बाबा का वो बना हुआ था हट नुमा कुछ, वहाँ कुछ लोग और बैठे हुए थे। तो मेरी बारी आई, उन्होंने मेरा पाँव देखा, कह रहे कोई मसला नहीं, हमारे तो रोज़ का काम है। तो यहाँ उन्होंने एक लकड़ी बांधी पाँव पे ऐसे क्रॉस में, और मेरा पैर ऐसे रखा, उस लकड़ी को अपने दोनों पाँव में दबाया और मेरी टांग ऐसे खींच दी ठग। अब वो चूंकि ये जोड़ निकल चुका था वो बैठ गया। अब जैसे ही बैठा तो सबको कह रहे हैं देखो ये होती है हिम्मत। हमारे पास इतनी इतनी सी चोटों में लोग आते हैं, उनको जरा सा यूं करो ऐसा चीखते हैं, ये देखो ये नहीं चीखा। मैं चीखा था भाई। कहाँ से यार, क्या बात है काशी भाई, स्टोरी टेलर है आप, बहुत आला। मैं तो चीखा था। तो ये वाह वाह, वन ऑफ दी पार्ट है, ये एक्चुअल किस्सा है हकीकत। आवाज कैसी है? अब हुआ ये कि कट द स्टोरी शॉर्ट, हम आते हैं एंड की तरफ। हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमने उनकी बहुत शोज किए हैं। तो वो मेरे पास आए घर पे। अच्छा वो ज़माना ऐसा था कि अब जिसको भी पता चलता कोई तर्स खा के भी शो में बुला लेता था।